क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है जब आप किसी दुकान पर जाते हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि आपको वो महंगी चीज नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उस सेल्समैन की बातों में आकर आप हाँ कह देते हैं? या फिर किसी सुपरमार्केट में एक छोटा सा फ्री सैंपल चखने के बाद आप अंदर ही अंदर वो सामान खरीदने का दबाव क्यों महसूस करने लगते हैं? आप सुन रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज, और आज हम आपके दिमाग से जुड़े एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपकी हर हाँ और हर ना को कंट्रोल करता है। जरा सोचिए, हर रोज हर पल जाने अनजाने हम दूसरों के बिछाए हुए जाल का शिकार होते हैं। कभी वो कोई चतुर मार्केटर होता है, कभी कोई सेल्समैन, और कभी कभी तो हमारे अपने दोस्त या परिवार वाले भी। हमें लगता है कि हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे फैसले पहले से तय किए हुए और विज्ञान द्वारा साबित किए जा चुके कुछ खास साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स से कंट्रोल हो रहे होते हैं। अगर आप इन ट्रिगर्स को नहीं समझते तो आप हमेशा दूसरों की उंगलियों पर नाचते रहेंगे, लेकिन अगर आप इन्हें समझ लें तो आप अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। इस ऑडियो बुक में हम रॉबर्ट चियाल्डिनी की दुनिया भर में मशहूर और दशकों से बेस्ट सेलर रही किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन का पूरा और बहुत ही गहरा सारांश देखेंगे। आने वाले 8 हिस्सों में आप उन 7 ताकतवर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को सीखेंगे जो हमारे हर फैसले को आकार देते हैं। आप जानेंगे कि इन ट्रिगर्स को कैसे पहचाना जाए, कैसे खुद को मानसिक धोखे से बचाया जाए, और सबसे जरूरी बात, कैसे इन सिद्धांतों को आप अपनी खुद की बातचीत में बहुत ही ईमानदारी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए और इंसानी दिमाग को समझने के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप जल्दी में होते हैं तो आप किस आधार पर फैसले लेते हैं? क्या आप हर चीज को गहराई से तौलते हैं या बस अपनी कोई पुरानी आदत दोहरा देते हैं? हम इस बात को शायद मानते न हो, लेकिन आधुनिक जिंदगी में इतनी ज्यादा जानकारी हमारे आसपास उड़ रही है कि हमारा दिमाग हर एक फैसले को पूरी गहराई से नहीं सोच सकता। अगर हम ऐसा करने लगे तो हमारा दिमाग थक कर काम करना ही बंद कर देगा। इसलिए बचने के लिए हमारा दिमाग कुछ मानसिक शॉर्टकट बनाता है। रॉबर्ट चियाल्डिनी समझाते हैं कि इन मानसिक शॉर्टकट्स को हम अपने आप बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। इन्हें फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम बाजार में कोई बहुत महंगी चीज देखते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत एक शॉर्टकट इस्तेमाल करता है। अगर महंगा है तो जरूर अच्छा होगा। या अगर कोई सफेद कोट पहना हुआ इंसान कोई बात कह रहा है तो हमारा दिमाग कहता है, अगर ये एक्सपर्ट है तो सच ही कह रहा होगा। ज्यादातर समय ये शॉर्टकट हमारे बहुत काम आते हैं। ये हमारा समय और ऊर्जा बचाते हैं। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। जो लोग पेशे से हमें मनाने का काम करते हैं, जैसे बड़े बड़े मार्केटर, चतुर सेल्समैन या जालसाज, वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे दिमाग के इन शॉर्टकट्स को कैसे ट्रिगर करना है। वे कोई असली चीज दिए बिना सिर्फ इन शॉर्टकट्स को दबाकर हमसे वो काम करवा लेते हैं जो हम शायद कभी न करते। किताब में चियाल्डिनी एक ज्वेलरी स्टोर का बहुत ही मशहूर किस्सा बताते हैं। इस स्टोर में फिरोजा यानी टर्कोइज रत्नों की एक बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन थी जो बिल्कुल नहीं बिक रही थी। टूरिस्ट सीजन चल रहा था, फिर भी कोई उन्हें नहीं खरीद रहा था। मैनेजर बहुत परेशान हो गई। उसने शहर से बाहर जाते समय अपने स्टाफ को एक नोट लिखा। नोट में लिखा था, कीमत को आधा कर दो। लेकिन स्टाफ से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कीमत को आधा करने की बजाय गलती से उसे दोगुना कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? आप सोच रहे होंगे कि अब तो बिल्कुल नहीं बिकी होगी, लेकिन नहीं, वो पूरी की पूरी कलेक्शन तुरंत बिक गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां आने वाले ग्राहकों ने महंगा मतलब बहुत बढ़िया क्वालिटी वाले मानसिक शॉर्टकट का इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद से रत्नों की क्वालिटी की जांच नहीं की, बस कीमत देखकर मान लिया कि ये सबसे अच्छे होंगे।
इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। एक ग्राहक बाजार में जाता है और सिर्फ इसलिए कोई सामान खरीद लेता है क्योंकि उस पर लिमिटेड एडिशन यानी सीमित संख्या लिखा हुआ है। वो ये नहीं सोचता कि सामान सच में अच्छा है या नहीं। वही दूसरा ग्राहक जो इन ट्रिगर्स को पहचानता है, वो तुरंत समझ जाता है कि ये सिर्फ कमी दिखाकर मुझे डराने का ट्रिगर है, मुझे सामान को खुद परखना चाहिए, और वो एक सही फैसला लेता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मनोवैज्ञानिक डैनियल काहनेमैन की रिसर्च भी यही बताती है कि इंसान के फैसले अक्सर इन्हीं मानसिक शॉर्टकट्स पर टिके होते हैं। ये समय तो बचाते हैं, लेकिन हमें ऐसी गलतियां करने पर मजबूर करते हैं जिनका पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अगली बार जब भी आपको कोई फैसला बहुत ऑटोमेटिक या साफ लगे, तो बस एक पल के लिए रुकिए। खुद से पूछिए, क्या मैं सच में इस चीज को परख रहा हूं या मेरे दिमाग का कोई पुराना शॉर्टकट ट्रिगर हो रहा है? आज ही अपनी किसी हालिया खरीदारी को याद कीजिए और सोचिए कि क्या वह कीमत, कमी या किसी की अथॉरिटी ने आपके दिमाग का कोई शॉर्टकट तो नहीं दबा दिया था। हर हफ्ते खुद से ये सवाल जरूर पूछें, इस हफ्ते मैंने कितनी बार अपने फैसलों में इन मानसिक शॉर्टकट्स को पहचाना? जरा सोचिए, अगर आप अपनी हर ऑटोमेटिक हाँ को थोड़ा रोककर गहराई से परखने लगे, तो आपके कितने फैसले सच में आपके फायदे के होंगे? जरा एक पल के लिए सोचिए। जब कोई अजनबी आपको सड़क पर कोई छोटा सा फूल दे देता है या कोई मुफ्त का सैंपल चखाता है, तो आपको अचानक ऐसा क्यों लगने लगता है कि अब आपको उसकी कोई मदद करनी ही चाहिए? हम सभी इस बात को महसूस कर चुके हैं और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इंसान के व्यवहार का सबसे ताकतवर और गहराई तक बसा हुआ नियम है, जिसे रेसिप्रोसिटी या पारस्परिकता कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, जब कोई हमें कुछ देता है तो हम अंदर तक एक कर्ज महसूस करते हैं जिसे चुकाना हमें बहुत जरूरी लगने लगता है। चियाल्डिनी समझाते हैं कि ये नियम पूरी दुनिया के हर समाज में मौजूद है। विकास के नजरिए से देखें तो ये नियम ही था जिसने इंसानों को एक साथ रहना और चीजें बांटना सिखाया। लेकिन आज के समय में यही नियम हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई हमें कुछ देता है, चाहे वो एक मुफ्त का सैंपल हो, कोई छोटा सा फेवर हो या कोई ऐसा तोहफा हो जो हमने मांगा ही नहीं था, हमारा दिमाग अपने आप दबाव में आ जाता है। जो लोग हमें मनाने का पेशा करते हैं, वे इस पहले देने की रणनीति का जमकर फायदा उठाते हैं। वे पहले आपको कुछ बहुत ही छोटा और बिना मांगा हुआ देते हैं और फिर बदले में कोई बहुत बड़ी मांग कर लेते हैं। और क्योंकि आप कर्ज के दबाव में होते हैं, तो आपके हाँ कहने की संभावना जादुई तरीके से बढ़ जाती है। किताब में हरे कृष्ण सोसाइटी का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। 60 और 70 के दशक में वे लोग एयरपोर्ट पर यात्रियों को एक छोटा सा फूल मुफ्त में देने लगे। यात्री वो फूल मांग नहीं रहे थे और कई बार तो वे उसे तुरंत पास के कूड़ेदान में फेंक देते थे। लेकिन फूल देने के तुरंत बाद वो लोग चंदा मांगते थे और हैरानी की बात यह थी कि जिन लोगों ने फूल लिया था, उन्होंने कहीं ज्यादा चंदा दिया। वो फूल चाहे उन्हें पसंद आया हो या नहीं, लेकिन उस रेसिप्रोसिटी के नियम ने उनके अंदर कर्ज का एक ऐसा भाव पैदा कर दिया जिसे वे चंदा देकर ही चुका सकते थे। इसे अपने आसपास के माहौल में देखिए। एक रेस्टोरेंट अपने बिल के साथ एक छोटी सी फ्री मिंट या टॉफी देना शुरू करता है और अचानक उनके वेटर्स को मिलने वाली टिप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सिर्फ एक छोटी सी बिना मांगी हुई टॉफी से। या फिर एक सेल्समैन जो पहले आपको एक मुफ्त कंसल्टेशन देता है और उसका ग्राहक कर्ज महसूस करने लगता है और डील क्लोज हो जाती है। समाजशास्त्र की रिसर्च भी लगातार यही दिखाती है कि ये नियम इतना ताकतवर है कि ये आपके तार्किक दिमाग को भी चुप करा सकता है। आप शायद उस चीज को न खरीदना चाहें, लेकिन वो मुफ्त का तोहफा आपसे वो काम करवा लेता है। इसलिए अगली बार जब भी कोई आपको बिना मांगे कुछ मुफ्त दे, तो सचेत हो जाइए। जानबूझकर ये पहचानिए कि ये आपको कर्ज के दबाव में डालने का एक ट्रिगर हो सकता है और फिर अपने फैसले को उस तोहफे से बिल्कुल अलग रखकर देखिए। आज ही एक ऐसा वाकया याद कीजिए
जब आपने किसी मुफ्त की चीज के बाद कुछ खरीदा था, क्या वो सच में आपकी पसंद थी या वो सिर्फ रेसिप्रोसिटी का दबाव था? हर हफ्ते खुद से पूछें, इस हफ्ते मैंने कितनी बार इस पहले देने वाले ट्रिगर को पहचाना? एक गहरा सवाल पूछिए खुद से, अगर कोई आपको कुछ मुफ्त देता है तो क्या आप सच में उसे बिना किसी शर्त के मान सकते हैं, या ये हमेशा एक बहुत ही चालाकी भरा जाल हो सकता है? जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी छोटी सी बात के लिए हाँ कहा है और फिर खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत या अनचाहे काम में फंसा हुआ पाया है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आप सुन रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज, और आज के इस दिलचस्प एपिसोड में हम इन्फ्लुएंसर के अगले 2 बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक हथियारों को समझेंगे। शुरू करते हैं हमारे तीसरे अध्याय से, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी, यानी वचनबद्धता और एकरूपता। हम सभी समाज में ऐसे इंसान के तौर पर देखे जाना चाहते हैं जो अपनी बात का पक्का हो। अगर कोई अपनी बात से बार बार मुकरता है तो लोग उसे भरोसे के लायक नहीं या कंफ्यूज्ड मानते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कहलाना चाहता। रॉबर्ट चियाल्डिनी समझाते हैं कि अपनी बात पर कायम रहना समाज में बहुत बड़ी खूबी मानी जाती है। इसी वजह से जब हम किसी बात को लेकर अपनी सहमति दे देते हैं, चाहे वो बहुत छोटी और मामूली सी बात ही क्यों न हो, हमारा दिमाग अंदर ही अंदर उस बात पर टिके रहने का दबाव महसूस करने लगता है। हम अनजाने में ही अपनी आने वाली हर हरकत को अपने उस पहले छोटे से वादे से मिलाने की कोशिश करने लगते हैं। ये दबाव तब और भी ज्यादा होता है जब हमने वो बात सबके सामने कही हो या बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से कही हो। जो लोग दूसरों को मनाने में माहिर होते हैं वे इसका बहुत फायदा उठाते हैं। वे एक बहुत ही चालाक रणनीति अपनाते हैं जिसे फुटनट डोर यानी दरवाजे में पैर अड़ाना कहा जाता है। वे शुरुआत में आपसे एक बहुत ही छोटी सी चीज मांगते हैं जिसे हाँ कहना आपके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जैसे ही आप उस छोटी सी बात के लिए अपनी सहमति देते हैं, वो धीरे धीरे अपनी मांगे बड़ी करने लगते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग उन बड़ी मांगों को भी मान लेते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वे अपनी उस पहली और छोटी सी हाँ के साथ सच्चे दिख सके। किताब में एक बहुत ही मशहूर प्रयोग का उदाहरण है। कुछ शोधकर्ताओं ने एक मोहल्ले के लोगों से जाकर पूछा कि क्या वे अपने बगीचे में सेल्फ ड्राइविंग यानी सुरक्षित गाड़ी चलाने का एक बहुत ही छोटा सा बोर्ड लगा सकते हैं। ज्यादातर लोग इसके लिए खुशी खुशी राजी हो गए। कुछ हफ्तों बाद वही शोधकर्ता उन लोगों के पास वापस गए, लेकिन इस बार उन्होंने एक बहुत बड़ा और भद्दा सा सावधानी से चलाएं लिखा हुआ बिलबोर्ड उनके घर के सामने लगाने को कहा। आप सोच रहे होंगे कि सबने मना कर दिया होगा, लेकिन नहीं। जिन लोगों ने पहले वो छोटा सा बोर्ड लगाने के लिए हाँ कहा था, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने वो भद्दा और बड़ा बिलबोर्ड भी लगाना स्वीकार कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी उस पहली हाँ के साथ सच्चे रहना चाहते थे। इसे अपने आज के माहौल में देखिए। एक सेल्समैन आपके पास आता है और बहुत ही मासूमियत से पूछता है, क्या आप अपनी सेहत सुधारना चाहेंगे? अब इस बात को कौन अन्ना कहेगा? लगभग सभी लोग हाँ कह देते हैं, लेकिन ये हाँ एक जाल है। इसके तुरंत बाद वो सेल्समैन एक बहुत ही महंगा हेल्थ प्रोडक्ट आपको बेचने लगता है, और चूंकि आप अभी अभी कह चुके हैं कि आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं, तो आप उस महंगी चीज को खरीदने का दबाव महसूस करते हैं ताकि आप अपनी ही बात से पलटते हुए न दिखें। मनोविज्ञान में इसे कोग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक लियोन फेस्टिंगर बताते हैं कि जब हमारे काम हमारी कही हुई बातों से मेल नहीं खाते, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही अजीब सी उलझन और बेचैनी पैदा होती है। इसी बेचैनी से बचने के लिए हम अक्सर ऐसे काम कर जाते हैं जो शायद हमें नहीं करने चाहिए थे। तो इससे कैसे बचें? अगली बार जब भी कोई आपसे किसी बहुत छोटी सी बात के लिए सहमति मांगे, तो रुकिए, खुद से पूछिए, क्या ये एक बहुत बड़े जाल की शुरुआत तो नहीं है? अपनी हर हक को एक नया और अलग फैसला मानिए।
आज ही याद करने की कोशिश कीजिए, कब आपकी एक छोटी सी एक बहुत बड़े और अनचाहे काम में बदल गई थी। क्या आपने वो काम सिर्फ अपनी बात रखने के लिए किया था? हर हफ्ते खुद से पूछें, इस हफ्ते मैंने कितनी बार अपनी छोटी सहमतियों को बड़े फैसलों से अलग रखकर तौला? और सबसे जरूरी सवाल, आपकी जिंदगी में वो कौन सा फैसला है जिसे आप सिर्फ इसलिए ढो रहे हैं क्योंकि आपने कभी उसके लिए हाँ कहा था, जबकि अब वो आपके किसी काम का नहीं है। अब बात करते हैं अगले अध्याय की, जो है सोशल प्रूफ, यानी दूसरों की देखा देखी करना। जरा सोचिए, आप एक नई जगह पर हैं और आपको भूख लगी है। आपके सामने 2 रेस्टोरेंट है, एक बिल्कुल खाली है और दूसरे में लोगों की लंबी लाइन लगी है। आप किस में जाएंगे? ज्यादातर लोग उस रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां भीड़ है। यही है सोशल प्रूफ, यानी सामाजिक प्रमाण। चियाल्डिनी समझाते हैं कि जब हम किसी नई या अजीब स्थिति में होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्या करना सही है, तो हम दूसरों के व्यवहार को देखने लगते हैं, खासकर उन लोगों को जो हमारी तरह ही दिखते हैं। हमारा दिमाग ये मान लेता है कि अगर इतने सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही ही होगा। पुराने समय में ये नियम इंसानों के बहुत काम आता था। अगर बहुत सारे लोग किसी दिशा से भाग रहे हैं तो इसका मतलब था कि वहां सच में कोई खतरा है और उनके पीछे भागना ही समझदारी है। लेकिन आज के बाजार में इस नियम का जमकर फायदा उठाया जाता है। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो फेक रिव्यूज, बेस्ट सेलर के लेबल या सबसे लोकप्रिय पसंद जैसे टैग्स आपका दिमाग घुमा देते हैं। चीज की क्वालिटी चाहे जैसी हो, सिर्फ ये देखकर कि बहुत लोग इसे खरीद रहे हैं, आप भी उसे खरीद लेते हैं। किताब में टीवी शोज का एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है, कैंड लाफ्टर, यानी वो नकली हंसी जो टीवी शोज के बीच बीच में बजती है। स्टडीज बताती है कि जब शोज में ये नकली हंसी का बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल होता है तो दर्शक सच में ज्यादा हंसते हैं। वे उस शो को ज्यादा मजेदार मानते हैं, कंटेंट चाहे बिल्कुल वैसा ही हो, लेकिन दिमाग को लगता है कि अगर दूसरे लोग हंस रहे हैं तो ये मजेदार ही होगा। ये मनोविज्ञान की दुनिया में इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस कहा जाता है। रिसर्च बताती है कि जब ज्यादातर लोग किसी एक तरफ होते हैं तो इंसान अपने खुद के तार्किक फैसले को भी किनारे रखकर भीड़ के पीछे चलने लगता है। तो इसका उपाय क्या है? जब भी आपको सिर्फ इसलिए कोई काम करने का मन करे क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं, तो एक पल के लिए रुकिए, खुद से बहुत ही ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं सच में इस चीज को तौल रहा हूं या बस भेड़ों की तरह भीड़ के पीछे चल रहा हूं? आज ही याद कीजिए कि आपका कौन सा फैसला किसी बेस्टसेलर, लेबल या दूसरों की देखा देखी से प्रभावित था। क्या वो चीज सच में आपके लिए सही थी? हर हफ्ते खुद से पूछें, इस हफ्ते मैंने कितनी बार अपनी समझ की बजाय भीड़ के पीछे चलकर फैसले लिए? और ये सोचिए, अगर दुनिया से ये सारे पॉपुलर और बेस्टसेलर के लेबल हटा दिए जाए तो क्या आप फिर भी वही फैसले लेंगे जो आप आज ले रहे हैं? सुनते रहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं पंकज कुमार राज जल्द ही लौटूंगा इन्फ्लुएंस के अगले 2 जबरदस्त हथियारों, लाइकिंग और अथॉरिटी के साथ। जरा सोचिए, आप किसी दुकान पर गए हैं, सेल्समैन बहुत ही अच्छे से बात करता है। अचानक आपको पता चलता है कि आप दोनों एक ही शहर से हैं या आप दोनों की पसंद एक जैसी है। आप उस सेल्समैन को पसंद करने लगते हैं और कुछ ही देर में आप वो सामान खरीद लेते हैं जो आपको शायद चाहिए भी नहीं था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? नहीं, ये एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक हथियार है। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स और मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। आज के एपिसोड में हम इन्फ्लुएंस के अगले 2 जबरदस्त हथियारों पर बात करेंगे, लाइकिंग और अथॉरिटी। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को हाँ कहा है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं जबकि अंदर से आप ना कहना चाहते थे? रॉबर्ट चियाल्डिनी समझाते हैं कि लाइकिंग यानी किसी को पसंद करना एक ऐसा ट्रिगर है जिसे हम अक्सर कम आंकते हैं। हम स्वाभाविक रूप से उन लोगों की बात जल्दी मान लेते हैं
जिन्हें हम पसंद करते हैं। अब सवाल ये है कि ये पसंद पैदा कैसे होती है? क्या ये अपने आप होती है? बिल्कुल नहीं। ऐसे कुछ खास तरीके हैं जिनसे कोई भी इंसान जानबूझकर खुद को आपके सामने पसंदीदा बना सकता है। पहला तरीका है सिमिलैरिटी यानी समानता। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी तरह होते हैं, जिनका पहनावा, पृष्ठभूमि या पसंद हमसे मिलती हो। दूसरा तरीका है कॉम्प्लीमेंट्स यानी तारीफ। चाहे वो तारीफ सच्ची हो या झूठी, हमारा दिमाग तारीफ सुनकर पिघल ही जाता है। तीसरा तरीका है फैमिलियरिटी यानी जान पहचान। हम जिस इंसान को बार बार देखते हैं उसे हम अपने आप पसंद करने लगते हैं। और चौथा तरीका है एसोसिएशन यानी जुड़ाव। अगर कोई इंसान किसी अच्छी खबर या अच्छी चीज के साथ जुड़ा है तो हम उसे भी अच्छा मान लेते हैं। किताब में टपरवेयर पार्टीज का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। ये पार्टियां किसी दोस्त के घर पर होती थी। वो दोस्त अपनी दूसरी सहेलियों को बुलाती थी। महिलाएं वहां टपरवेयर के डिब्बे सिर्फ इसलिए नहीं खरीदती थी कि उन्हें वो चाहिए थे। वे इसलिए खरीदती थी क्योंकि वे अपनी उस दोस्त का साथ देना चाहती थी जो उस पार्टी की मेजबान थी। यहां सेल्समैन की कोई खास भूमिका नहीं थी। सारा खेल दोस्ती और पसंद का था। बाजार में इसका इस्तेमाल कैसे होता है? एक कार सेल्समैन आपकी बातों से जान लेता है कि आप क्रिकेट के दीवाने हैं। वो अचानक कहता है, अरे वाह, मैं भी तो क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं। बस इस एक छोटी सी समानता की वजह से आपके दिमाग का रक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है। आप अनजाने में उस सेल्समैन पर भरोसा करने लगते हैं और वो कार बिक जाती है। मनोविज्ञान में इसे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कहते हैं। रिसर्च बताती है कि जब हमें कोई इंसान अपने जैसा लगता है या हम उसे पसंद करते हैं तो हमारे हाँ कहने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो अगली बार जब भी कोई आपसे कुछ मांगे और आपको अचानक वो इंसान बहुत अच्छा लगने लगे तो एक पल के लिए रुकिए। खुद से बहुत ही ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं इस डील को इसके फायदे देखकर हाँ कर रहा हूं या सिर्फ इसलिए हाँ कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये इंसान पसंद आ गया है? आज ही याद कीजिए अपनी उस हालिया खरीदारी को जो आपने सिर्फ किसी इंसान की लाइकबिलिटी यानी उसे पसंद करने की वजह से की थी। क्या वह चीज सच में आपके लिए सही थी? हर हफ्ते खुद से पूछें, इस हफ्ते मैंने कितनी बार अपनी पसंद को अपने फैसले से अलग रखकर तौला? जरा सोचिए, अगर वही बात कोई ऐसा इंसान कहता जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते तो क्या आप तब भी हाँ कहते? क्या आप किसी ऐसे इंसान की बात आंख बंद करके मान लेते हैं जिसने सफेद कोट पहना हो या जिसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हो? यही है हमारा अगला हथियार, अथॉरिटी यानी अधिकार और विशेषज्ञता का प्रभाव। बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बात बहुत गहराई से बिठा दी जाती है कि हमें अथॉरिटी यानी अधिकार वाले लोगों की बात माननी चाहिए, जैसे माता पिता, टीचर या बॉस। ये नियम समाज को सही से चलाने के लिए बना था, लेकिन ये नियम हमारे दिमाग में इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि हम किसी की असली विशेषज्ञता को जांचे बिना ही सिर्फ उसके अथॉरिटी के प्रतीकों को देखकर झुक जाते हैं। ये प्रतीक क्या है? जैसे डॉक्टर या प्रोफेसर का टाइटल, वर्दी या कोई महंगा सूट या फिर कोई डिग्री। खतरनाक बात यह है कि जो लोग हमें धोखा देना चाहते हैं वे बड़ी आसानी से इन प्रतीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब में एक बहुत ही मशहूर और डरावने प्रयोग का जिक्र है, स्टैनली मिलग्राम का आज्ञाकारिता प्रयोग। इस प्रयोग में आम लोगों को एक लैब में बुलाया गया। वहां लैब कोट पहने हुए एक इंसान ने, जो कि सिर्फ एक एक्टर था, उन्हें निर्देश दिया कि वे दूसरे कमरे में बैठे इंसान को बिजली के झटके दें। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ उस लैब कोट वाले वैज्ञानिक के कहने पर ज्यादातर लोग एक अनजान इंसान को जानलेवा झटके देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी खुद की इंसानियत और सोच को किनारे रख दिया, सिर्फ अथॉरिटी के दबाव में आकर। आजकल विज्ञापनों में क्या होता है? एक विज्ञापन में एक आदमी सफेद कोट पहनकर आता है और किसी टूथपेस्ट या दवा की तारीफ करता है।
वो असल में कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक एक्टर होता है, लेकिन आपका दिमाग उस सफेद कोट को देखकर मान लेता है कि ये कोई एक्सपर्ट है और उस प्रोडक्ट की बिक्री आसमान छूने लगती है। मनोविज्ञान में इसे ओबीडियंस टू अथॉरिटी कहते हैं। रिसर्च बताती है कि अथॉरिटी के प्रतीक इतने ताकतवर होते हैं कि वे इंसानों से ऐसे काम करवा सकते हैं जो वे होशवास में शायद कभी न करें। तो इससे कैसे बचें? जब भी कोई इंसान अपनी अथॉरिटी या डिग्री का रुतबा दिखाकर आपसे कोई बात मनवाना चाहे, तो खुद से 2 सवाल पूछें। क्या ये इंसान सच में इस विषय का एक्सपर्ट है? और क्या इसकी विशेषज्ञता यहाँ सच में कोई मायने रखती है? आज ही याद कीजिए कि आपका कौन सा फैसला किसी के टाइटल या वर्दी को देखकर लिया गया था। हर हफ्ते खुद से पूछें, इस हफ्ते मैंने कितनी बार अथॉरिटी के प्रतीकों को आंख बंद करके मानने की बजाय उन पर सवाल उठाए? जरा सोचिए, वो कौन सी अथॉरिटी है जिसे आप बिना सवाल किए मान लेते हैं? क्या वे सच में उस स्थिति के एक्सपर्ट हैं? क्या आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए ये देखा है, सिर्फ 2 आइटम बचे हैं, या ये सेल आज रात खत्म हो रही है, और अचानक आपने हड़बड़ी में वो सामान खरीद लिया? आप सुन रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज, और आज हम बात करेंगे उस ट्रिगर की जो हमारे अंदर सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा करता है, स्कैर्सिटी यानी कमी का डर। चियाल्डिनी समझाते हैं कि स्कैर्सिटी हमारे दिमाग का एक बहुत ही ताकतवर ट्रिगर है। मनोविज्ञान में एक नियम है जिसे लॉस एवर्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि हम कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने के डर से प्रेरित होते हैं। जब हमें लगता है कि कोई चीज सीमित है, बहुत कम है या जल्दी ही खत्म होने वाली है, तो हम उसे बहुत ज्यादा मूल्यवान और कीमती मानने लगते हैं। चीज की असली क्वालिटी वही रहती है, लेकिन कमी का डर हमारे दिमाग को ऐसा हैक करता है कि हम पागलों की तरह उसे पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। चतुर मार्केटर इस नियम का बहुत फायदा उठाते हैं। सीमित समय के लिए ऑफर, स्टॉक में सिर्फ 3 बचे हैं, या एक्सक्लूसिव एक्सेस जैसी लाइनें एक ऐसा कृत्रिम दबाव बनाती है जिसका उस प्रोडक्ट की असली कीमत से कोई लेना देना नहीं होता। और अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई और भी उसी चीज को खरीदना चाहता है, तो ये कमी का डर कई गुना बढ़ जाता है। किताब में एक बहुत ही शानदार प्रयोग का जिक्र है। शोधकर्ताओं ने लोगों को कुछ कुकीज यानी बिस्किट दिए। एक ग्रुप को ऐसा जार दिया गया जिसमें 10 कुकीज थी। दूसरे ग्रुप को एक ऐसा जार दिया गया जिसमें सिर्फ 2 कुकीज बची थी। हैरानी की बात यह थी कि जिन लोगों को 2 कुकीज वाला जार मिला, उन्होंने उन कुकीज को ज्यादा स्वादिष्ट और कीमती बताया, जबकि दोनों जार में कुकीज बिल्कुल एक जैसी थी। सिर्फ कमी के एहसास ने उनके स्वाद और कीमत को देखने का नजरिया बदल दिया। यही काम ई कॉमर्स वेबसाइट्स करती है। जब आप देखते हैं कि स्टॉक में सिर्फ 2 बचे हैं, तो आप तुरंत खरीद लेते हैं, चाहे उनके गोदाम में हजारों पीस क्यों न पड़े हों। ये सिर्फ आपके दिमाग में डर पैदा करने का खेल है। तो इस जाल से कैसे बचें? जब भी आपको ये एहसास हो कि समय कम है या स्टॉक खत्म हो रहा है, तो वहीं रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच में कम है? और अगर इसकी कोई कमी नहीं होती, तो क्या मैं तब भी इसे इतनी ही जल्दी खरीदता? आज ही याद कीजिए अपनी उस हालिया अर्जेंट खरीदारी को। क्या वो सच में आपके लिए जरूरी थी, या सिर्फ खत्म होने के डर से आपने उसे खरीदा था? हर हफ्ते खुद से पूछें, इस हफ्ते मैंने कितनी बार इस स्कैर्सिटी के दबाव को पहचाना और फैसला लेने से पहले खुद को रोका? जरा सोचिए, वो कौन सी लिमिटेड टाइम सेल थी जिससे आपने हाल ही में कुछ खरीदा? अगर वो सेल हमेशा के लिए होती, तो क्या आप फिर भी उसे उतनी ही जल्दी खरीदते? जरा सोचिए, आप किसी अनजान शहर में हैं, आपको कोई अजनबी मिलता है और आप उससे बहुत संभल कर बात करते हैं, लेकिन अचानक बातों बातों में आपको पता चलता है कि वो आपके ही गांव का है या उसी कॉलेज से पढ़ा है जहां से आप पढ़े हैं। अब आपका व्यवहार कैसा होगा? अचानक वो अजनबी आपको अपना लगने लगता है। आप उसकी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ?
यहीं पर रॉबर्ट चियाल्डिनी अपनी किताब के नए संस्करण में एक 7वां और सबसे ताकतवर सिद्धांत जोड़ते हैं, यूनिटी यानी एकता या साझा पहचान। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज, और आज हम इस किताब के आखिरी और सबसे गहरे सिद्धांत पर बात करेंगे। यूनिटी सिर्फ किसी को पसंद करने से बहुत आगे की चीज है। पसंद करना सिर्फ समान रुचियों पर निर्भर करता है, लेकिन यूनिटी एक गहरी अंदरूनी पहचान है। ये हम होने का एहसास है, जैसे एक परिवार, एक समुदाय, एक धर्म या एक देश। चियाल्डिनी समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपको हम कहकर पुकारता है, तो आप उसे एक अलग इंसान नहीं मानते, बल्कि आप उसे खुद का ही एक हिस्सा मानने लगते हैं। जब कोई बात या कोई मांग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि हमारे समूह के लिए या हमारे परिवार के लिए कहकर की जाती है, तो आपके हाँ कहने की संभावना जादुई रूप से बढ़ जाती है। ये सिद्धांत इसलिए इतना ताकतवर है क्योंकि ये आपकी पहचान की जड़ों पर वार करता है। किताब में चंदा इकट्ठा करने यानी फंड रेजिंग कैंपेन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। जो लोग चंदा मांगते समय कहते थे कि कृपया एक अच्छे काम के लिए दान दें, उन्हें कम पैसे मिले। लेकिन जिन लोगों ने अपनी बात को ऐसे पेश किया कि ये हमारे अपने समुदाय के लिए है, हमारी अपनी जड़ों के लिए है, उन्हें कई गुना ज्यादा चंदा मिला। लोगों को लगा कि वे किसी अजनबी की नहीं, बल्कि अपने ही परिवार के किसी बड़े रूप की मदद कर रहे हैं। राजनीति में भी ऐसा ही होता है। जब कोई नेता अपने भाषण में बार बार हम, हमारा समुदाय और हमारे संस्कार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो भीड़ उसकी नीतियों से ज्यादा उस हम वाले एहसास से जुड़ जाती है। लोग उसे अपना मानकर वोट दे देते हैं। मनोविज्ञान में इसे सोशल आइडेंटिटी थ्योरी कहते हैं, जिसे हेनरी ताजफेल ने दिया था। ये थ्योरी बताती है कि इंसान स्वाभाविक रूप से दुनिया को हम और वो के खानों में बांटता है, और जो लोग हमारे खाने में आते हैं, हम उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। हम उनके लिए कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस जाल से कैसे बचें? जब भी कोई आपसे कुछ मांगे और बार बार हमारे समूह के लिए या हमारी पहचान के लिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे, तो तुरंत सचेत हो जाए। खुद से एक बहुत ही कड़वा और ईमानदार सवाल पूछें, क्या मैं इस बात को इसके फायदे देखकर हाँ कर रहा हूं, या सिर्फ हम वाले एहसास के बहकावे में आ रहा हूं? आज ही याद कीजिए कि आपका कौन सा हालिया फैसला साझा पहचान के नाम पर लिया गया था। क्या वो फैसला सच में सही था? हर हफ्ते खुद से पूछें, इस हफ्ते मैंने कितनी बार यूनिटी या एकता की दुहाई देने वाली मांगों को गहराई से परखा? जरा सोचिए, वो कौन सी बात है जिसे आपने सिर्फ इसलिए मान लिया क्योंकि वो हमारे समूह के नाम पर कही गई थी? अगर वो बात कोई और कहता, तो क्या आप तब भी उसे मानते? चलिए अब इस पूरी किताब के सफर को एक साथ जोड़ते हैं। हमने सीखा कि इन्फ्लुएंस के हथियार कैसे काम करते हैं। हमारा दिमाग मानसिक शॉर्टकट लेता है और चतुर लोग इसका फायदा उठाते हैं। हमने रेसिप्रोसिटी को समझा। जब कोई हमें कुछ देता है, तो हम कर्ज महसूस करते हैं और बदले में हाँ कह देते हैं। हमने कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी को जाना। एक बार किसी छोटी सी बात के लिए हाँ कहने के बाद हम अपनी बात के पक्के दिखने के लिए बड़ी बड़ी बातें मान लेते हैं। हमने सोशल प्रूफ देखा। जब हम उलझन में होते हैं, तो हम बस भीड़ के पीछे चलने लगते हैं, ये मानकर कि भीड़ सही ही होगी। हमने लाइकिंग को समझा। हम उन लोगों की बात बहुत जल्दी मान लेते हैं जो हमें पसंद आते हैं या जो हमारी तारीफ करते हैं। हमने अथॉरिटी के जाल को पहचाना। हम सफेद कोट, वर्दी या डिग्री देखकर बिना सोचे समझे लोगों की बातें मान लेते हैं। हमने स्कैर्सिटी यानी कमी के डर को जाना। जो चीजें सीमित होती हैं, वे हमें अचानक बहुत कीमती लगने लगती हैं, भले ही उनकी असली क्वालिटी कुछ भी हो। और अंत में हमने यूनिटी को समझा। जो लोग खुद को हमारी पहचान या हम का हिस्सा बताते हैं,
वे हमसे सबसे आसानी से अपनी बात मनवा लेते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश ये है कि ये 7 सिद्धांत हर रोज, हर पल हमारे फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। जब आप इन्हें पहचानना सीख जाते हैं, तो आप खुद को मानसिक धोखे और मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं। आप हवा में फैसले लेने की बजाय एक बहुत ही समझदार और सच्चा फैसला ले सकते हैं। तो अगर आपको इन्फ्लुएंसर का ये पूरा सारांश पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो अपने फैसलों को बेहतर बनाना चाहते हैं और दूसरों के जाल से बचना चाहते हैं। और हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि रोज आपको ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली ऑडियो बुक्स मिलती रहें। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। जाते जाते बस इतना याद रखिए, आपकी हाँ बहुत कीमती है। इन 7 सिद्धांतों को याद रखिए और अगली बार जब कोई इन्हें आप पर इस्तेमाल करे, तो आप किसी के बिछाए हुए ट्रिगर के जाल में नहीं फंसेंगे, बल्कि अपनी समझ से एक सही फैसला ले सकेंगे। सुनते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।